देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है ब्राह्मण वाली, ये सिर्फ विरोधियों का बनाया हुआ मुद्दा है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर, चर्चाएं करते हैं अपने शहर के कुछ खास लोगों से जो यहाँ पे चूंकि अब 2022 का चुनाव का आगाज हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं। तो जानते हैं क्या इसमें राजनीति की जो उथल पुथल जो है किस कदर है, किस कदर ऊँट करवट बैठेगा। हालांकि दावे बहुत से होंगे, बहुत से वादे होंगे और जनता जनार्दन तय करेगी 2022 का जो चुनाव जो है समीकरण किस प्रकार से जनता मुहर लगाती है। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं वाराणसी के दिग्गज कहे जाने वाले बीजेपी से राजेश कुमार जी से, जो कि यहाँ पे बीजेपी का दामन थाम रखे हैं। और उसके बाद अगर बातें की जाए तो पिंडरा विधानसभा के लिए भी आवेदन कर चुके संभावित प्रत्याशी हैं। और जानते हैं, चूँकि इस सीट पर मैं एक आपसे बताता चलूँ कि 9 बार लगातार उदल जी यहाँ पे लगातार विधायक रहे। उसके बाद उनको जो किसी ने शिकस्त दी तो अजय राय थे, जो कि पहले बीजेपी से थे, उसके बाद ये कांग्रेस से आए। हालांकि कांग्रेस से आने के बाद ये हार चुके हैं यहाँ से चुनाव। अब इस समय इस सीट पे जो दावेदारी है बीजेपी की है और आज उसी सीट पे चूँकि अब नए प्रस्ताव जो पड़े हैं तो उसके लिए राकेश जी इस दौर में सबसे आगे हैं और चर्चा करते हैं। राजेश, स्वागत है आपका। जी, मैं राजेश कुमार दीक्षित, मैं पिंडरा विधानसभा के बसांव गांव का रहने वाला हूं और मैं जब से होश संभाला, मैं सबसे पहले मैं संघ में जुड़ा और संघ में जुड़ने के बाद मैंने काम किया और उसके बाद मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा। जब एक ज़माना था काशी विद्यापीठ में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ करता था, लोग बहुत यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रखे थे और उस समय काफ़ी कुछ लोगों ने बहुत फर्जी एडमिशन वगैरह कराया था। तो उसको मुझे देखा नहीं गया कि बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के फर्स्ट क्लास की डिग्री लेके घूम रहे हैं। तो मैं उस दौरान मैंने विरोध किया और मैं धरना पर बैठा, आमरण अनशन पे बैठा। उसके बाद वहाँ पे जांच आयोग बैठा, वहाँ पे परीक्षा कुल सचिव थे डॉक्टर लक्ष्मीधर द्विवेदी जी, उन्होंने साथ दिया मेरा और 778 फर्जी प्रवेश निरस्त हुआ। तो मैंने जब छात्रों की लड़ाई लड़ी तो ज़बरदस्ती छात्रों ने, वहाँ के लोगों ने मुझे छात्र राजनीति में ढकेल दिया और मैं छात्र राजनीति में बहुत सारे काम, बहुत सारे आंदोलन में मैंने भाग लिया और उसके बाद वहाँ से मैं चुनाव लड़ा। तीसरी बार वहाँ से छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में मैं चुनाव जीता। उसके बाद मैंने छात्र राजनीति के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उसके बाद फिर मुझे आपके विश्व हिंदू परिषद में मैं चला गया। वहाँ विश्व हिंदू परिषद में मैंने काम किया। उस समय धर्म रक्षा के लिए एक हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ लोगों ने मैं विश्व हिंदू परिषद में विभाग अध्यक्ष तक रहा और मैंने विभाग अध्यक्ष के पद पे कार्य किया। उसी दौरान एक घटना घटती है कि हमारे जो पार्टी के विधायक जी थे वो पार्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए पिंडरा विधानसभा में कोई नहीं था। तब मैंने पिंडरा विधानसभा में वहाँ के बड़े वरिष्ठ लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत समझाया कि नहीं, आप विधानसभा के रहने वाले हैं, आप इस सेक्टर में काम करिए। फिर मैंने वहाँ काम शुरू किया और 3 बार तो टिकट कट चुका है। इस बार भी मैंने आवेदन किया है और हम लोग तो देखिए पार्टी के मूल में हैं, हम लोग तो संघे शक्ति में वाले में हैं, संघ में हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्व सकायो नमस्ते नमस्ते। तो हम लोग तो न कहीं से आए हैं और न कहीं जाना है। 3 बार कट चुका है, 4थी बार है। पार्टी संगठन ने मौका दिया तो वैसे भी संगठन पार्टी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। बाकी तो देखिए जो आज स्वार्थपरक राजनीति हो गई है कि आज राजनीति में कोई किसी का नहीं है। आज लोग 4 दिन में पार्टियां बदल रहे हैं, जिस पार्टी में जाते हैं उसकी बड़ाई करते हैं और उसके बाद जैसे ही उस पार्टी में स्वार्थ पूरा नहीं होता है
वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो जिस पार्टी से सारा लाभ सारा सब कुछ लेते हैं, जिसको अपनी माँ बताते हैं, जिसके कस्में खाते हैं। देखिए पार्टियों में जाने का और आने का जो सिलसिला अभी अपना भी चली गई हैं इस समय बीजेपी में। जी। काफ़ी जो है मतलब कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी चले गए, तो जाने आने का सिलसिला तो लगा रहता है, बहुत पुराने हैं। अगर इसी कड़ी में बात की जाए बिहार की, तो बिहार में एक पार्टी ऐसी थी जिसका उदय हुआ था लालू प्रसाद को रोकने के लिए। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का उदय ही इसलिए किया था। पर राजनीति में कोई भी संभावनाएं कहीं भी होती हैं, उतल पुतल होती है, स्वार्थ की राजनीति होती है, मुद्दों की बातें होती हैं, जातिगत की बातें होती हैं। तो ताज़ा इस मुद्दे पे हम लेंगे, चूंकि आप ब्राह्मण जाति से हैं। जी। विकास दुबे का एक मामला चलता है। जी। तो काफ़ी नाराज वोटर थे, इसको मुद्दा उठाया गया। सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के हैं जो कमान संभाले हैं, खुशी का भी मामला है। तो अगर ब्राह्मण वोटों के बीच में जब जाएंगे तो सवाल ये आएंगे आपके पास, स्वाभाविक सी बातें हैं, कैसे उसका सामना करेंगे, कैसे आप अपने तरफ रुझाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है ब्राह्मण वाली, ये सिर्फ विरोधियों का बनाया हुआ मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि विरोधी नहीं चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, कोई राष्ट्रवादी सरकार आए और देश का विकास हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां तक विकास दुबे की बात है, जो लोग कहते थे कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की हत्या हो गई, ब्राह्मण करके रोना रोते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, विकास दुबे का इतिहास उठा के देखें। विकास दुबे ने सबसे ज़्यादा अगर हत्या किसी की है तो ब्राह्मणों की है। किस ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मणों में कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा ब्राह्मण अगर अपराधी है, मेरा भाई अपराधी है, सबको मार रहा है, सबको प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं खुद नहीं चाहूँगा कि वो है जो देश के लिए खतरनाक बन चुका है। ये तो विरोधियों ने मुद्दा फैलाया है कि इससे ब्राह्मण अगर विचलित हो जाए, ब्राह्मण अगर थोड़ा सा नाराज़गी मतलब हमारी बातों में आ जाए और बीजेपी का साथ छोड़ दे, तो हो सकता है हमारी सीटें बढ़ जाए, हमारी राजनीति में हमारा स्थान हमको कुछ बच जाए। जातिगत भावनाएं भड़कती हैं। जी। विकास दुबे का इनकाउंटर की बातें की जाए, उससे लेके ब्राह्मण काफ़ी नाराज हुए, प्रदर्शन भी मतलब कि काफ़ी नाराज़गी नज़र आई। उससे पहले अगर बातें की जाए समाजवादी पार्टी की जो है, तो समाजवादी पार्टी के समय में निर्भय गुर्जर जैसे दुर्दान डकैत के इनकाउंटर होते हैं। 1997 की बात की जाए, इसी बनारस में 4 गैंगस्टर मारे जाते हैं, काउंटर होता है। विद्या तिवारी, राजेंद्र पांडे, बबलू सिंह, पप्पू सिंह जैसे इसी मठिया में 4 घंटे लगातार गोली चलती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो उसको लेके जो युवा वर्ग जो है और एक विशेष जाति के लोग जो हैं एक आगाज छेड़ देते हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो दूसरे दलों में जो ब्राह्मण या युवा जुड़े हैं, उनको मोहरा बना करके ये काम किया गया है। वैसे अगर आम जनता, आम वोटर से अगर आप जाके पूछेंगे, कोई भी गांव में चले जाइए, किसी ब्राह्मण बस्ती में चले जाइए, अगर आप उससे बात करेंगे तो कतई नाराज़ नहीं है इस बात को लेकर के कि किसी अपराधी का काउंटर होता है। उसके लिए देखिए, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण सदैव राष्ट्र के लिए जीता है। आज ब्राह्मणों ने जंगलों में जाके तपस्या भी की है, तब भी वो उन्होंने देश के कल्याण के बारे में सोचा है। किसी एक अपराधी के मारे जाने से ब्राह्मण अपने राष्ट्र की भावना छोड़ देगा और किसी के बहकाव में आ जाएगा, ये सब गलत बात है। और मैं आपको बता दूं, कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। जो सतीश मिश्रा बसपा की राजनीति करते हो तो कहेंगे ही कि ब्राह्मण नाराज है, इसलिए कि ब्राह्मण वहाँ से छट के हमारे पास आए। वो तो कहते ही हैं कि ब्राह्मणों का हित बसपा में सुरक्षित है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्राह्मण वहाँ चला जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है जनेश्वर मिश्र को लेकर काफ़ी पार्क बनाए गए, मतलब तमाम उनके सरकार में बनाए गए। परशुराम जी की मूर्तियां तक लगाई जा रही हैं। तो अगर बातें की जाए तो अभी कुछ गुनाहों के देवता की भी मूर्तियां लगनी शुरू हुई थी। इसमें श्री प्रकाश शुक्ला का भी एक चर्चा था, इससे पहले ददुआ का भी था। तो गुनाहों के देवता भी जो कहे जाते हैं, उनकी भी मूर्तियों की बातें हुई। वोट बैंक के जो निशाने जो साधे जा रहे थे, तो ये कितना अंतर आप देखते हैं समाज में जो है, जो किसी को जो अपराधी को जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है वोट बैंक के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो समाज से आज जो स्थिति है, मूल्य परक राजनीति तो ख़त्म हो गई है। तो आप लोग भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपको समझ में आता होगा कि आज जो राजनीति है वह स्वार्थ की राजनीति हो गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज जो लोग अपराधियों को की मूर्ति लगा रहे हैं या जो प्रश्रय दे रहे हैं या जो उनको अपना हीरो मान रहे हैं, यह तो गलत बात है। किसी पार्टी के लिए, किसी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। रही बात ब्राह्मणों की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, ब्राह्मण एक संस्कृति है, कोई जाति नहीं है।
मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो मंदिर में बैठा करके परशुराम की पूजा करता, वो रामकृष्ण की पूजा नहीं करता। इसलिए तो मान के चलिए कि ब्राह्मण एक जातिवादी नहीं है। वो अलग बात है, कुछ लोग अपनी स्वार्थपरक राजनीति को साधने के लिए कुछ लोग ये सब काम कर देते हैं समाज में। कोई, अब मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे घटना है, मैं इस आपके चैनल पे चीज़ खुलासा नहीं करता ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ऐसी ऐसी सम्मेलन ब्राह्मणों के नाम पे हुए हैं जिसमें लोग कहते थे कि भैया किसी जाति के हो, चंदन लगा दीजिए, ब्राह्मण बन जाएंगे, और सम्मेलन में उनको बैठा के दिखा दीजिए कि बहुत ब्राह्मण उनके साथ जुड़ गए। तो ऐसी घटनाएं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण देश के प्रति सोचता है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है। जी जी। जहाँ बुद्धिजीवियों का एकत्रित होना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पे बुद्धिमान होते हैं वहाँ विरोध की भावनाएं ज़्यादा होती हैं, विरोध बहुत प्रकट होता है, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं किसी को। तो कैसे, मतलब कि अगर बातें की जाए तो एक साथ, या किसी भी जाति की अगर बातें की जाएँ तो एक साथ 100% वोट नहीं पड़ते हैं उसमें। तो जहाँ पर दावे जो किए जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो एक मौर्य समाज की दावे करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य की इधर दावे कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी अलग दावे कर रही हैं। चूँकि पिंडरा की हम बातें करेंगे, पिंडरा में पटेल बहुल क्षेत्र है, उदल जी 9 बार लगातार विधायक रहे वहाँ पे। तो ऐसे समीकरण में किस प्रकार से वहाँ पे अपने आप को जनता के बीच में जाएंगे वोट के लिए, अगर टिकट मिलते हैं तो? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है। लोग कहते हैं कि अभी इधर कुछ लोग कहने लगे पटेल बाहुल, पटेल नहीं, तो आप सर्वे करा लीजिए, ब्राह्मण बाहुल विधानसभा है। बशर्ते मुझे जातिगत कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं तो विश्व हिंदू परिषद का आदमी हूँ, मैं हिंदुत्ववादी व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। इसलिए मुझे जाति से नहीं, मैं तो पूरे हिंदू समाज को साथ में लेके चलता हूँ। वहाँ अगर आप लोगों के यहाँ जाके पूछेंगे तो कोई समाज ऐसा नहीं होगा जिसके घर मेरा आना जाना न रहा हो, जिसके सुख दुख में मैं खड़ा न रहा हूँ। हर जगह, हर व्यक्ति के सुख दुख में हर जगह मैं जाता रहा हूँ। आज भी मैं जहाँ से भी सूचना मिलती है, मैं हर जगह खड़ा होता हूँ। तो मेरे लिए तो ये बात नहीं है कि खाली ब्राह्मण या पटेल या कोई जाति वर्ग। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं भाई पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को लेके चलता हूँ, इसलिए मेरे लिए ऐसी बातें नहीं आएंगी। चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो भावनात्मक मुद्दे बड़ी तेजी से पनपते हैं। जी जी। उसी कड़ी में अगर कहा जाए तो 80-20 का भी नारा लगना शुरू हुआ आपकी बीजेपी की तरफ से ही। तो भावनात्मक मुद्दे कितनी तेजी से पनपते हैं, और उसको, और वास्तव में अगर जो वोटिंग जो करनी चाहिए, किन मुद्दों के साथ करनी चाहिए वोटिंग? स्थानीय मुद्दे होने चाहिए या भावनात्मक मुद्दे? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, भावनाओं से देश नहीं चलता है। हमें राष्ट्र के विकास, पहले जब मेरा राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे, ये तो मानते हैं ना कि जब मेरा राष्ट्र रहेगा तभी मैं रहूँगा। इसलिए मुझे हर जातिगत भावनाओं से या हर प्रकार के उससे बचना चाहिए, और हमें राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र मजबूत होगा तभी पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा, हमें सम्मान मिलेगा। अब एक चीज़ बताइए, आपका घर में ही इज्जत नहीं है, अगर आपका घर कमज़ोर हो जाएगा तो क्या आपका कोई व्यक्ति सम्मान करेगा? आपका सम्मान समाज में तब होगा जब आप घर से मजबूत होंगे। पूरे दुनिया में हमारा सम्मान तब बढ़ेगा। आज देखिए, एक ज़माना था, मैंने एक बार पत्रिका में लेख पढ़ा था कि घोटालों का देश भारत, इंटरनेशनल पत्रिका में मैंने लेख पढ़ा था। लेकिन आज देखिए, आज राष्ट्र मजबूत हुआ, अमेरिका, चीन, जापान सब आपके साथ, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो हमें पहले राष्ट्र को देखना चाहिए। अगर हमारा राष्ट्र जिंदा रहेगा, हमारा राष्ट्र रहेगा, तभी हम आप रहेंगे। ये जातियाँ, सिर्फ जातियों को मजबूत करने से, आज तक हम कह रहे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जातिगत आधार पे बनी हैं पार्टियाँ, आज कहाँ है? ख़त्म हो गई। कितनी पार्टियाँ ख़त्म हो गई, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जाति पर काम करने वाली कितनी पार्टियाँ ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये समाज, अब देश जागृत है, जाग चुका है। बहुत लोग पहले, आज आप देखिए, अगर जातिगत की बात करेंगे तो आज पूरे देश में जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो आप किसी से पूछ लीजिए, स्वार्थ राजनीति में भले कुछ कोई कहे, हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजना लेके आई, पिछली सरकारों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं कुछ जाति विशेष, कुछ वर्ग विशेष के लिए थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक योजना बता दीजिए जो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए हो। उसने चाहे जितनी भी, चाहे वो फ्री जो आपका उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो आप शौचालय योजना हो, हर जाति के लोगों को, जो भी गरीब थे उनको लाभ मिला। आज राशन किसी जाति को नहीं, हर गरीब को मिल रहा है। अंतिम सवाल भी आपसे लेंगे हम अभी। जी। चूंकि हम ब्राह्मण पे इसलिए हमने आपसे ज़्यादा प्रश्न किए, क्योंकि ब्राह्मणों की एक नाराज़गी है कि ठाकुरवाद के नारे लगे कि ठाकुरों की सरकार है। धनंजय सिंह का जो है वायरल होता है वीडियो क्रिकेट खेलते हुए, हालांकि उस पर जांच बैठी, टीमें हैं, फरार हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सब विपक्षियों का फैलाया हुआ मनगढ़ंत कहानी है। हम करें एक चीज़ बताइए, सबसे पहले जैसे कुछ लोगों ने कहा कि योगी जी ने मरवा दिया, फलाने को, ब्राह्मण को मरवा दिया। हम कहें एक चीज़ बताइए, सबसे पहले जेल में किसी की हत्या हुई थी, किसकी हुई थी? वो क्या थे? ब्राह्मण थे क्या? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इशारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे काउंटर हुए हैं जिसमें ठाकुर भी थे। तो योगी जी का एकमात्र कहना है कि भाई अपराधी किसी जाति वर्ग विशेष का है, अपराधी है तो या तो सुधर जाए। उन्होंने दोनों बात कहा, या तो सुधर जाइए या तो भैया यूपी छोड़ के चले जाइए, नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं। जिस मंच के अंतर्गत आपसे बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचते हैं, आईपा मंच के अंतर्गत, इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, जो हमारी जो मंच है जिसके अंतर्गत हम आपसे वार्ता कर रहे हैं? देखिए, आपका मुहिम जो है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा, क्योंकि आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जिन लोगों की आवाज़ गांव गिराव में दब के रह जाती है, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि भाई बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आप लोग सामान्य साधारण कार्यकर्ता से उनके व्यू ले रहे हैं या उनके पास तक पहुंच रहे हैं या उनकी भावना को राष्ट्र के सामने रख ले रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और आपके चैनल को, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आपका चैनल, आपका ये मुहिम पूरे देश में जाए, और जो प्रखर राष्ट्रवाद होता है, हर आदमी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी धर्म मानता हो, उसके अंदर सर्वप्रथम राष्ट्र की भावना जागृत हो। उसके बाद, क्योंकि पहले मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं ब्राह्मण या कोई और हूँ। तो आप थे हमारे साथ राजेश जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और 2022 के समीकरण को भी बताने का प्रयास किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।